दिल्ली में इंटरनेशनल किडनी रैकेट का खुलासा। क्या इंडिया में सच में ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है? क्या सच में किसी मासूम को रास्ते से किडनैप किया जाता है और अगले दिन उसकी किडनी निकाल ली जाती है? कि विदेशी जरूरतमंदों को किडनी बेचने के लिए हिंदुस्तानी या फिर सच इससे कहीं ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा डरावना है? आप देख रहे हैं डार्क रियलिटी, एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जहां हम वेरीफाइड फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स की मदद से उन मुश्किल और कम चर्चित टॉपिक्स का पर्दाफाश करते हैं जिन पर आमतौर पर कोई खुलकर बात नहीं करता। और आज का हमारा संगीन टॉपिक है ऑर्गन ट्रैफिकिंग। असल में ये ब्लैक मार्केट सड़कों पर नहीं बल्कि हमारे लीगल सिस्टम और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बीच झूठे कागजों के सहारे चलता है। आज के इस एपिसोड में हम पूरी डेप्थ में जाकर समझेंगे कि ये सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क कैसे काम करता है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, इंडिया में ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस तरह के फ्रॉड और ट्रैप्स को पहचान कर अपने और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से वेरीफाइड न्यूज़ रिपोर्ट्स, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। जहां किसी केस की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल जारी है वहां एलिगेशंस को उसी रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य सिर्फ अवेयरनेस, एजुकेशन और पब्लिक इंटरेस्ट है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इलीगल नहीं होता। हर साल हजारों पेशेंट्स लीगल ऑर्गन डोनेशन के जरिए एक नई जिंदगी पाते हैं। ये पूरी प्रोसेस बड़े हॉस्पिटल्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के सख्त कानून के तहत होती है, जहां डोनर की पूरी मर्जी होती है और हर एक डॉक्यूमेंट को ढंग से वेरीफाई किया जाता है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब किसी ऑर्गन को धोखे से, जबरदस्ती, फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे या फिर मोटी रकम और पैसे के लालच में गैर कानूनी तरीके से निकाला और ट्रांसप्लांट किया जाता है। और इसी काले धंधे को हम कहते हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग। यानी प्रॉब्लम ट्रांसप्लांट से नहीं, प्रॉब्लम उसके पीछे चल रहे इलीगल नेटवर्क से है। और इसी वजह से UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ऑर्गन ट्रैफिकिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम यानी एक बेहद डेंजरस इंटरनेशनल रैकेट मानता है, क्योंकि इसमें किसी एक अकेले बंदे का हाथ नहीं होता बल्कि इसके पीछे एक पूरे का पूरा नेटवर्क पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। अब सवाल आता है कि आखिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप। इंडिया में हर साल लाखों पेशेंट्स को किडनी, लीवर या हार्ट की जरूरत होती है, लेकिन लीगल ऑर्गन डोनेशन उस डिमांड के आगे बहुत कम है। नोटो का ऑफिशियल डाटा साफ दिखाता है कि जरूरतमंद पेशेंट्स और अवेलेबल डोनर्स के बीच का ये गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। और इसी लाचारी का फायदा उठाते हैं ये इलीगल नेटवर्क्स। इस गंदे धंधे में एक तरफ होता है वो मजबूर पेशेंट का परिवार जो अपने की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ होता है एक बेहद गरीब या कर्ज में डूबा हुआ इंसान जिसे लाखों रुपए का झूठा लालच दिया जाता है। और इन दोनों के बीच में बैठा होता है द ब्रोकर, यानी वो एजेंट जो इस पूरे क्राइम नेटवर्क को चलाता है। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है? इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रेगुलेट करता है थोटा, यानी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। इस कानून के तहत सिर्फ नियर रिलेटिव्स जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग्स या स्पाउस ही बिना लंबे वेरिफिकेशन के ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अगर डोनर परिवार से बाहर का है तो गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक कड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि पीछे कोई फाइनेंशियल डील तो नहीं चल रही। यानी साफ शब्दों में इंडिया में ऑर्गन खरीदना और बेचना दोनों ही संगीन और गैर कानूनी जुर्म है। लेकिन सिर्फ डिमांड सप्लाई का गैप इस क्राइम को इतना बड़ा नहीं बनाता। इसके पीछे एक ऐसा तरीका है जिसे कानून की आंखों में धूल झोंकी जाती है। अब समझते हैं कि यह नेटवर्क असल में काम कैसे करता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह इलीगल सिंडिकेट कानून की नाक के नीचे काम कैसे करता है।
देखिए, हर केस एक जैसा नहीं होता, लेकिन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की चार्जशीट्स में एक बहुत ही शातिर पैटर्न बार बार सामने आया है, जो इस पूरे धंधे को 5 बड़े स्टेप्स में चलाता है। स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग द टारगेट्स। सबसे पहले यह नेटवर्क 2 लोगों को ढूंढता है। एक ऐसा अमीर पेशेंट जिसे इमरजेंसी में ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और दूसरा एक ऐसा लाचार इंसान जो मजबूरी में अपना ऑर्गन बेचने को तैयार हो जाए। स्टेप नंबर 2, द बेट। इसके बाद ब्रोकर्स एक्टिव होते हैं। सीबीआई लोकल पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया ग्रुप्स, मैसेजिंग ऐप्स और मेडिकल टूरिज्म पोर्टल्स पर एक्टिव रहते हैं। कभी कभी तो ये नए बच्चों को अच्छी जॉब का झूठा लालच देकर या फाइनेंशियल हेल्प का बहाना बनाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। स्टेप नंबर 3, द पेपरवर्क फ्रॉड। जैसे ही डोनर मिलता है, कानून को धोखा देने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स का खेल शुरू होता है। अरेस्टेड ब्रोकर्स के पास से फेक फैमिली ट्रीज, फेक मैरिज सर्टिफिकेट्स और फोर्ज्ड आधार पासपोर्ट तक मिले हैं, ताकि डोनर को पेपर पर पेशेंट का नियर रिलेटिव दिखाया जा सके। स्टेप नंबर 4, क्रॉस बॉर्डर रूट्स। अगर इंडिया के हॉस्पिटल्स में चेक स्ट्रिक्ट हो, तो यह सिंडिकेट कानून को बाईपास करने के लिए क्रॉस बॉर्डर रूट्स चुन रहा है। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के इलीगल नेटवर्क्स इस पूरे नेक्सस से जुड़े पाए गए। और आखिर में आता है स्टेप नंबर 5, द एग्जीक्यूशन एंड बिट्रेल। जैसे ही ट्रांसप्लांट खत्म होता है, ब्रोकर अपना मोटा कमीशन लेकर एकदम से गायब हो जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि जिस मजबूर डोनर ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपना ऑर्गन दिया, उसे अक्सर प्रॉमिस्ड अमाउंट का आधा पैसा भी नहीं मिलता, और वो बस ठगा हुआ रह जाता है। अब तक हमने समझा कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्या होती है और ये नेटवर्क काम कैसे करता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस पूरे इंटरनेशनल रैकेट को चलाता कौन है। देखिए, हर केस अलग होता है, लेकिन पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धंधे के पीछे 6 बड़े और शातिर रोल्स बार बार सामने आए हैं। नंबर 1, द ब्रोकर। ये इस पूरे नेटवर्क का सबसे मेन पिलर होता है, जिसका काम है एक तरफ लाचार पेशेंट के परिवार तक पहुंचना और दूसरी तरफ पैसे की तलाश में भटक रहे लोगों को ढूंढना। नंबर 2, द रिक्रूटर। हर ब्रोकर खुद सड़क पर नहीं उतरता, उनके नीचे काम करते हैं रिक्रूटर्स, जो गरीब इलाकों, माइग्रेंट वर्कर्स और कर्ज में डूबे लोगों को टारगेट करते हैं, कभी फॉरेन जॉब के नाम पर तो कभी फाइनेंशियल हेल्प का बहाना बनाकर। नंबर 3, द फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क। इलीगल ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ी दीवार होती है कानूनी वेरिफिकेशन। इस दीवार को तोड़ने के लिए ये लोग फेक आइडेंटिटी प्रूफ्स, फेक फैमिली ट्रीज और फेक मैरिज सर्टिफिकेट्स तक फोर्ज कर देते हैं, ताकि कानून की नाक के नीचे दोनों को परिवार का दिखाया जा सके। नंबर 4, ट्रैवल कोऑर्डिनेटर्स। जब मामला क्रॉस बॉर्डर यानी 2 देशों के बीच का हो, तो डोनर्स को मेडिकल या टूरिस्ट वीजा पर दूसरे देशों तक ले जाने, उनकी फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग और एयरपोर्ट क्लियरेंस का पूरा जिम्मा ये ट्रैवल हैंडलर्स संभालते हैं। नंबर 5, हॉस्पिटल इनसाइडर्स। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर या हर कोऑर्डिनेटर इस क्राइम में शामिल नहीं होता, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशंस में ये संगीन एलिगेशन सामने आए हैं कि कुछ बिकाऊ इंडिविजुअल्स ने फेक डॉक्यूमेंट्स को बिना चेक किए पास करवाया और इस गैर कानूनी ट्रांसप्लांट को आसान बनाया। एंड नंबर 6, मनी हैंडलर्स। ऑपरेशन पूरा होने के बाद मोटा पैसा इधर से उधर होता है। इस इलीगल कैश को छुपाने के लिए अलग अलग बेनामी बैंक अकाउंट्स, शेल कंपनीज और हाल ही के कुछ केसेस में क्रिप्टो करेंसीज का भी इस्तेमाल करने के दावे सामने आए हैं। यानी ये सिर्फ एक मेडिकल क्राइम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम भी है। अब तक हमने इस शातिर नेटवर्क के सारे चेहरों को बेपर्दा कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया में ऐसे कौन से बड़े केसेस और स्कैम्स सामने आए जिन्होंने इस पूरे इलीगल रैकेट की खौफनाक सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी। चलिए अब उन रियल केस फाइल्स को देखते हैं। केस नंबर 1, डॉक्टर अमित कुमार किडनी रैकेट। इंडिया के सबसे फेमस और बड़े ऑर्गन रैकेट्स में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर अमित कुमार का। साल 2008 में गुरुग्राम के पास इस रैकेट का भांडा फूटा। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के मुताबिक
ये नेटवर्क अलग अलग राज्यों से गरीब डोनर्स को पैसे का लालच देकर लाता था। कई विक्टिम्स ने तो ये तक आरोप लगाया कि उन्हें ऑपरेशन की पूरी जानकारी तक नहीं थी। एजेंसीज ने इस अकेले नेटवर्क से जुड़े लगभग 250 से 300 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 के आसपास इल्लीगल ट्रांसप्लांट्स होने के सबूत और अंदाजे लगाए। इस केस ने पूरे देश का ध्यान खींचा और वेरिफिकेशन को सख्त करने पर मजबूर किया। केस नंबर 2, मधु जया कुमार इंटरनेशनल नेटवर्क। सेंट्रल एजेंसी एनआईए के मुताबिक यह एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क था जिसके तार इंडिया से लेकर ईरान और तजाकिस्तान तक जुड़े थे। यह सिंडिकेट फेक डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज गवर्नमेंट सील्स और गैर कानूनी ट्रैवल रूट्स के जरिए चलता था। इसमें साबित नसर, साजिद शाम और बेलाम कोंडा राम प्रसाद जैसे कई आरोपियों के नाम सामने आए। अरेस्टेड आरोपी साबित नसर ने कबूल किया कि उन्होंने 2019 से 2024 के बीच लगभग 20 भारतीय डोनर्स को ईरान पहुंचाया। इस नेटवर्क के जरिए इंडियन पेशेंट से ईरान में इल्लीगल ट्रांसप्लांट के लिए 50 लाख तक चार्ज करने के एलिगेशंस हैं और इस कमाई को कैश, क्रिप्टो, रियल एस्टेट में लॉन्ड्रेड किया गया। मधु जया कुमार को भारत लौटने पर अरेस्ट किया गया और इसका ट्रायल अभी जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है। केस नंबर 3, रीसेंट नोएडा दिल्ली हॉस्पिटल स्क्रूटनी। हाल ही के सालों में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोएडा और दिल्ली के कुछ बड़े हॉस्पिटल से जुड़े ट्रांसप्लांट केसेस स्क्रूटनी में आए। पब्लिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अरेस्टेड सर्जन पर बांग्लादेशी पेशेंट से जुड़े लगभग 20 से 25 किडनी ट्रांसप्लांट केसेस में इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस हैं। पुलिस ने 2018 से 2024 के बीच बांग्लादेशी रेसिपिएंट से जुड़े 125 से अधिक ट्रांसप्लांट्स रिकॉर्ड्स और गौतम बुद्ध नगर कमेटी के अप्रूव्ड 119 रिकॉर्ड्स की जांच की। आरोप है कि फेक फैमिली ट्रीज और रिलेशनशिप प्रूफ्स के जरिए लीगल रूल्स को बाईपास किया गया। हालांकि हॉस्पिटल्स ने किसी भी इल्लीगल इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार किया और अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने की बात कही है। इन तीनों बड़ी इन्वेस्टिगेशन से एक बात बिल्कुल साफ होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग किसी एक शहर, स्टेट या देश तक सीमित नहीं है। जब भी फाइनेंशियल डेस्पिरेशन, फेक डॉक्यूमेंट्स और इल्लीगल नेटवर्क्स एक साथ आते हैं तब ये क्राइम चलते हुए सिस्टम का गलत फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना काफी नहीं, एक मजबूत कानून, ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन और पब्लिक अवेयरनेस सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट इस क्राइम को रोकने के लिए और क्या बड़े स्टेप्स ले रही है और अगर कोई इसमें शामिल पाया जाता है तो हमारा कानून उसके खिलाफ क्या सजा सुनाता है। ये हम समझेंगे हमारे अगले और आखिरी चैप्टर में। अब सवाल आता है कि अगर ऑर्गन ट्रैफिकिंग इतना सीरियस क्राइम है तो इंडिया में इसे रोकने के लिए क्या सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कानून की। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट को रेगुलेट करता है थोटा, यानी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। इस लॉ का एक ही मकसद है, ऑर्गन डोनेशन सिर्फ लीगल और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। इस कानून के मुताबिक किसी भी ऑर्गन की खरीद या बिक्री 100% गैर कानूनी है और अगर कोई भी फाइनेंशियल डील के जरिए ट्रांसप्लांट की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए देश में एक एपेक्स बॉडी है, नोटो, यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत में ऑर्गन डोनेशन और एलोकेशन से जुड़ी सबसे बड़ी नेशनल लेवल की संस्था है। इसका काम है लीगल डोनेशन को प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंट वेटिंग लिस्ट को मैनेज करना और ट्रांसप्लांट प्रोसेस से हर तरह के धोखे को खत्म करना। अगर किसी को भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल प्रोसेस सिर्फ नोटो के वेरीफाइड चैनल्स के थ्रू ही फॉलो होनी चाहिए। लेकिन जब किसी केस में फेक डॉक्यूमेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंटरनेशनल नेटवर्क का एंगल सामने आता है तब देश की सबसे बड़ी एजेंसीज एक्शन में आती हैं। लोकल पुलिस और स्टेट एसआईटीज के अलावा अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो तो ईडी, और अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट हो तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करती है। थोटा के तहत इल्लीगल खरीद बिक्री, ब्रोकर बनना, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाना एक संगीन जुर्म है जिसमें जेल और भारी फाइन दोनों होते हैं। ये सिर्फ मेडिकल रूल्स तोड़ना नहीं बल्कि भारतीय क्रिमिनल लॉज के तहत जेल जाने का सीधा रास्ता है। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है कि एक आम इंसान कैसे समझे कि कोई ऑफर जेन्युइन है या गैर कानूनी।
चलिए अब देखते हैं वो 5 बड़े रेड फ्लैग्स जो हर एक परिवार को पता होने चाहिए। इन इलीगल नेटवर्क्स के काम करने का तरीका कितना भी शातिर हो, अगर आप इन 5 बड़े रेड फ्लैग्स को ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी बड़े धोखे से बच सकते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, ऑर्गन के बदले लाखों रुपए का ऑफर। अगर कोई एजेंट, सोशल मीडिया अकाउंट या कोई अनजान इंसान आपको ऑर्गन के बदले पैसे ऑफर करे तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत ऑर्गन बेचना और खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। रेड फ्लैग नंबर 2, वेटिंग लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे कि हम बिना वेटिंग लिस्ट के ट्रांसप्लांट करवा देंगे या हमारे स्पेशल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ऐसे क्लेम्स पर भरोसा मत कीजिए। लीगल ट्रांसप्लांट हमेशा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिस्ट यानी नोटों के थ्रू ही होता है। बिना वेटिंग लिस्ट का मतलब है इल्लीगल रास्ता। रेड फ्लैग नंबर 3, फेक रिलेशनशिप या फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की सलाह। अगर कोई आपसे कहे कि पेपर पर रिलेटिव बना देंगे, फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा देंगे या डॉक्यूमेंट्स हम खुद मैनेज कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। ये सीधा आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड का मामला है। रेड फ्लैग नंबर 4, फॉरेन ट्रांसप्लांट का फ्लाइट पैकेज। अगर कोई अननोन एजेंसी आपको बहुत जल्दी फॉरेन देश में ट्रांसप्लांट का लालच दे और आपका पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स मांगे तो रुकिए। कई बार लोग मेडिकल टूरिज्म के नाम पर बाहर जाते हैं और वहां उनके साथ फ्रॉड या ऑर्गन थेफ्ट हो जाता है। एंड रेड फ्लैग नंबर 5, सिर्फ कैश में डील और नो पेपर वर्क। अगर पूरी डील सिर्फ कैश में मांगी जा रही हो, कोई ऑफिशियल हॉस्पिटल बिल या पेपर वर्क ना हो और सब कुछ सीक्रेट रखने को कहा जाए, तो समझ लीजिए आप एक इलीगल नेटवर्क के जाल में फंस रहे हैं। इन रेड फ्लैग्स को पहचानना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को और अपने परिवार को इस तरह के डेंजरस नेटवर्क से हमेशा के लिए सुरक्षित रखना। अब बात करते हैं उन 5 गोल्डन रूल्स की जो आपके परिवार के लिए लाइफ सेविंग शील्ड बनेंगे। रूल नंबर 1, नो शॉर्टकट्स, वेरीफाई एवरीथिंग। किसी भी मेडिकल या ट्रांसप्लांट एजेंट पर अंधा भरोसा मत कीजिए, चाहे ऑफर कितना भी अट्रैक्टिव लगे। ऑफिशियल हॉस्पिटल और लीगल प्रोसेस के बाहर कोई शॉर्टकट मत लीजिए। हर चीज पहले खुद हॉस्पिटल जाकर वेरीफाई कीजिए। रूल नंबर 2, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड या मेडिकल रिपोर्ट्स किसी अननोन पर्सन या थर्ड पार्टी एजेंसी को मत सौंपें। ये लोग आपके पेपर्स का गलत इस्तेमाल करके फेक रिलेटिव दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिर्फ वेरीफाइड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ ही शेयर करें। रूल नंबर 3, यूज ओनली नोटो वेरीफाइड चैनल्स। अगर परिवार में किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत हो तो सिर्फ और सिर्फ नोटो और गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ट्रांसप्लांट सेंटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज करें। किसी तीसरे बंदे का रास्ता हमेशा मुसीबत खड़ी करेगा। रूल नंबर 4, डोंट डिसाइड अंडर फाइनेंशियल प्रेशर। कई इलीगल नेटवर्क्स लोगों की मजबूरी और फाइनेंशियल प्रेशर का फायदा उठाते हैं। अगर कोई पैसे के बदले ऑर्गन लेने या देने की बात करे तो डर में आकर अकेले डिसीजन मत लीजिए। पहले अपनी फैमिली, अच्छे डॉक्टर्स और लीगल अथॉरिटीज के साथ बात करें। नंबर 5, डोंट इग्नोर, रिपोर्ट इट इमीडिएटली। अगर आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स या आसपास ऑर्गन खरीदने या बेचने का कोई भी एडवर्टाइजमेंट या सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो उसे इग्नोर मत कीजिए। तुरंत लोकल पुलिस या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप किसी की जान बचा सकता है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये इंसानी मजबूरी का सबसे गंदा शोषण है। ये गैर कानूनी नेटवर्क उन लोगों की लाचारी पर पलता है जो या तो पैसे के लिए तरस रहे हैं या फिर किसी अपने की जान बचाने के लिए आखिरी उम्मीद ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जितनी जरूरी अवेयरनेस है, उतना ही जरूरी सही लीगल प्रोसेस को समझना है।
याद रखें, अगर आपको कभी भी कोई सस्पिशियस ऑफर मिले तो खुद इन्वेस्टिगेटर बनने की गलती मत कीजिए। तुरंत पुलिस इमरजेंसी 112 पर रिपोर्ट कीजिए और ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ नोटो की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा कीजिए, क्योंकि आपकी एक सही जानकारी किसी की उजड़ती हुई जिंदगी बचा सकती है। लेकिन बात सिर्फ ऑर्गन्स की नहीं है। अगले संडे हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसे धंधे का जो सिर्फ ड्रग्स बेचता नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां खरीद लेता है। एपिसोड 3, उड़ता नौजवान। इंडिया की इल्लीगल ड्रग इकोनॉमी पर एक खुली इन्वेस्टिगेशन कि कैसे नशा कॉलेज कैंपसेस, बॉर्डर रूट्स और ऑनलाइन सप्लाई चेन्स के जरिए एक ऑर्गेनाइज्ड $1 बिलियन बिजनेस बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल कि कैसे यह नशा हर दिन हजारों हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ रहा है। और अगर आप ऐसी ही फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन बैक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो मास ट्रुथ्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली इन्वेस्टिगेशन किस टॉपिक पर होनी चाहिए नीचे कमेंट कीजिए या हमें ईमेल भेजिए। हो सकता है अगला पर्दा आपके सजेशन से उठे, क्योंकि रियलिटी फिक्शन से ज़्यादा डार्क होती है और इसीलिए मैं इसका पर्दा उठाता रहूँगा धीरे धीरे।